ओके, तो देखो अभी तक अपन ने ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसकी डेफिनेशंस वगैरह समझ ली, ऑस्मोसिस क्या होता है वो समझ लिया, और वन ऑफ इक्वेशन ऑस्मोटिक लॉ क्या होता है, मतलब पाई इक्वल टू सी आर टी, ये हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर निकल के आता है, ये अपन ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टर्म्स यूज होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे आता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप्स के यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे 3 तरह के सॉल्यूशन डिफाइन होते हैं, आइसोटोनिक, ठीक है, सेकंड हाइपरटोनिक, एंड थर्ड हाइपोटोनिक। हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नाम से वैसे क्लियर हो रहा है, बट आप लोग और अच्छे से अगर चाहो तो एक एक की अपन डेफिनेशन हाँ लिख हो लेंगे। रहा है। हाँ, तो फर्स्ट आइसोटोनिक, आइसो का मीनिंग होता है सेम, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होंगे अगर कहीं पर वर्ड यूज हो जाए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज व्हाट विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, विच हैव, ठीक है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, वो आपका क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। अब बहुत सी जगह पर इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि विच हैव सेम कंसंट्रेशन, बट मेरा ये मानना है कि आप सेम कंसंट्रेशन वाला फंडा याद मत रखना, आप सीधा सिर्फ ये याद रखना कि विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी पाई 1 इक्वल टू आपको हमेशा क्या करना है, पाई 2, लेकिन इसमें एक अजम्पशन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, आपका टेम्परेचर अभी हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो अगर आपका कांस्टेंट टेम्परेचर है तो हम उस केस में C1 इक्वल टू C2 भी बोल सकते हैं, और कांस्टेंट टेम्परेचर उसने नहीं भी लिखा है ना, तो टेम्परेचर आपका वेरी भी कर रहा है, तो अगर पाई 1 इक्वल टू पाई 2 आता है मतलब वो आपका क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन से आप सिर्फ एक ही टर्म ध्यान रखना, वो क्या है, विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर हम बात करते हैं हाइपरटेनिक, हाइपर मतलब ज्यादा, है ना, तो जिसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, ज्यादा होगा, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे कि एक पाई 1 है और एक पाई 2 है, पाई 1 की वैल्यू ज्यादा है पाई 2 से, तो पाई 1 आपका क्या बन गया, हाइपरटोनिक बन गया। तो हाइपोटोनिक क्या हो गया, हाइपो मतलब क्या होता है, लेस, यानी विच हैव लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे पाई टू आपका क्या बन गया, ये हाइपोटोनिक बन गया, नोट कर लेना यहाँ पे। और पाई 1 क्या हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। तो ये हमारा इन शॉर्ट कुछ चीज़ें थी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जो कि आपको पढ़ानी थी। आते हैं वापस से इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे, जो कि अब आप लोग सोल्व करोगे। तो स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है अ कैन शुगर सॉल्यूशन। शुगर आपको क्या है, सभी को पता है, अ कैन शुगर सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है of 2.46 atm at 300 Kelvin। ये उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया 300 केल्विन पे। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। चलो जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, सॉल्व करो। अब ये स्ट्रेंथ से क्या मीनिंग है ये आपको सोच के आंसर करना। अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इससे आपके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंबल के फॉर्म में लिख लो। तो ये हमें ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया, यानी हमें पाई दे दिया है, पाई कितना है 2.46, यूनिट क्या है भाई इसकी, एटीएम, ये हमें दे दिया। उसके बाद
300 केल्विन, यानी हमें क्या दे दिया, टेम्परेचर दे दिया। टी कितना है, 300 केल्विन, ठीक है। अब देखो एटीएम में है प्रेशर, तो आर की हम वैल्यू क्या यूज करेंगे, मैंने आपको लिखाया था, जब प्रेशर एटीएम में तो होता है तो आर हम लेते हैं 0.0821, ठीक है। तो ये हमें पता है, और हमें पता है कि इसका एक ही फॉर्मूला होता है, पाई इक्वल टू सी आर टी, है ना। अब अगर उसने कुछ मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन। तो यहाँ से सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई अपॉन आर टी, रख दो सारी वैल्यूज। पाई आपके पास है 2.46, है ना, नीचे आर है 0.0821 इंटू ये है 300। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आती है, 0.1। 0.1 आ जाता है। तो अब ये 0.1 कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। हाँ, अगर वो आपको ऑप्शन देता और ऑप्शन में ऐसा कुछ होता है कि भाई मोल पर लीटर यानी मोलरिटी उसने नहीं पूछा है, और लेट से उसने पूछ लिया कि ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ जनरली हम जो आंसर करते हैं ना वो ग्राम पर लीटर में आंसर करते हैं। तो अगर मोल पर लीटर ऑप्शन में नहीं है और वो आपसे ऑप्शन में ग्राम पर लीटर के टर्म्स में पूछ रहा है, तो ग्राम पर लीटर हम कैसे निकालेंगे, तो ग्राम पर लीटर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपका मोल आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो आएगी ना, ये स्ट्रेंथ आपकी ग्राम पर लीटर में। तो ऑप्शन आप देख लेना, ऑप्शन किस यूनिट में पूछे हुए हैं। मोल पर लीटर पूछा है मतलब मोलरिटी है, ग्राम पर लीटर पूछा है तो जो भी आपकी मोल अपॉन वॉल्यूम आया है, यानी जो भी आपकी मोलरिटी आई है उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लो इसको फटाफट सभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास स्क्रीन पे आप लोगों के सामने, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8.6 ग्राम यूरिया, अ सॉल्यूशन containing 8.6 ग्राम यूरिया, ठीक है, इन 1 लीटर, 1 लीटर में was found to be, was found to be isotonic with 0.5%, ब्रैकेट में बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, वेट बाय वॉल्यूम, solution of an organic compound, solution of an organic नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको यहाँ तक क्वेश्चन में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट, अब किसका मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, तो देखो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट मास ऑफ लेटर, यानी बाद वाले का आपको क्या बताना है, मॉलिक्यूलर मास बताना है। करो जल्दी से सॉल्व, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं किसका आंसर आता है। देखो अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसने बोला हुआ है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। तो हम क्या कर देंगे, पाई 1 इक्वल टू पाई 2, है ना। अब पाई 1 को मैं लिख सकता हूँ C1, आर तो आपका कांस्टेंट है तो ये तो आर ही रहना है। और इस पूरी प्रोसेस में उसने टेम्परेचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, मतलब टेम्परेचर हमें कांस्टेंट मानना है, तो T विच इज इक्वल टू C2 आर टी। तो आर टी से आपका आर टी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब कंसंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो फर्स्ट वाला जो सॉल्यूशन है वो है 8.6 ग्राम यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकल के आता है 60, तो इसके मोल क्या हो जाएंगे, इसके मोल हो जाएंगे 8.6 डिवाइडेड बाय 60 अपॉन कंसंट्रेशन निकालना है, तो ये तो हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1 लीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया 1 लीटर, विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ 2। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ 2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मोल ऑफ 2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ 2, इसको और ओपन कर रहा हूँ, मास ऑफ 2 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ 2 नीचे वॉल्यूम ऑफ 2, ये हो गया गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, यानी वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमें दिया है 0.5, तो वेट बाय वॉल्यूम की वैल्यू क्या है ग्राम पर लीटर की। अच्छा, अब देखो वेट बाय वॉल्यूम जब हम यूज करते हैं तो वेट ऑफ यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूट होता है ना, और नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, लेकिन कौन सी यूनिट में होता है, मिलीलीटर में होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये तो ग्राम में ही रहता है, तो इंटू 100, तो हमारे पास यहाँ से ग्राम पर ml आएगा, ग्राम पर ml कितना आ गया 0.5 डिवाइडेड बाय 100। तो इधर भी जो वॉल्यूम है ना, यहाँ पे इस वॉल्यूम को दोनों तरफ हमें वॉल्यूम सेम यूनिट में रखना है, तो मैं लीटर में कन्वर्ट कर दूँ, तो 1 लीटर इक्वल टू, सॉरी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दूँ, तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 ml। तो यहाँ पे इस वॉल्यूम को मैंने क्या कर लिया है, मिलीलीटर में कंपेयर कर लिया है, क्योंकि हम रेशो ले रहे हैं, तो रेशो में दोनों तरफ वॉल्यूम सेम होना चाहिए। और इधर मेरे पास क्या आया, ये आया 0.5 अपॉन मोलिकुलर मास m2 अननोन इंटू 100। तो यहाँ से सॉल्व करो, अननोन क्या है m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ, तो यहाँ से m2 की वैल्यू क्या आ गई देखो, m2 इक्वल टू 0.5 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 8.6, है ना, और ये 10 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये आपको कितना देता है, एग्जैक्ट वैल्यू आती है इसकी 34.89। यूनिट क्या रखोगे, मॉलिक्यूलर मास से यानी ग्राम पर मोल, तो ये हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक नोट हो गया होगा सभी का। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सा है, लिखो। करें भाई क्वेश्चन नंबर 3। लिखो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5% वेट बाय वॉल्यूम, सेमी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा चेंज है। 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, किसका सॉल्यूशन दे दिया, तो सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज आइसोटोनिक विद 1% वेट बाय वॉल्यूम solution of a compound solution of a compound capital A, then calculate the molecular mass of A। बताओ इसको सॉल्व करके। देखो आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। अगेन आइसोटोनिक है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर हमें क्या करना है, सेम करना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आप सेम करोगे, मतलब पाई 1 इक्वल टू क्या हो गया, पाई 2 हो गया। पाई 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो अगेन टेम्परेचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो कांस्टेंट है, यानी C1 इक्वल टू क्या हो गया, C2 हो गया। C1 को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा वेट बाय वॉल्यूम दिया है, इसका भी वेट बाय वॉल्यूम दिया है, तो बहुत ही अच्छा है, दोनों तरफ वॉल्यूम और वेट की यूनिट सेम है, तो इसको आप लिख सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मोलिकुलर मास से डिवाइड करते हैं। तो 5% है तो 5 अपॉन, परसेंट भी है दोनों तरफ, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 अपॉन इसका मोलिकुलर मास, सुक्रोज का मोलिकुलर मास कितना होता है 342,
ये इसका कंसंट्रेशन आ गया इक्वल टू 1/, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास अननोन है, लेट्स से m। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो 342 डिवाइडेड बाय 5, डिवीजन आप सभी को आता है 68.4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड था, ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। रिवर्स ऑस्मोसिस, कोई डिस्कनेक्ट है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, कोई बताना चाहेगा, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। हाँ भाई, रिवर्स ऑस्मोसिस हेडिंग डालो, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या, ऑस्मोसिस का मतलब है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। जैसे कि अगर अपन यही एग्जांपल दोबारा लें, जो कि अपन ने यहाँ पे क्या किया था, ड्रॉ किया था कि एक कंटेनर लिया था, एक तरफ हमने क्या फिल किया था, सॉल्वेंट फिल किया था, दूसरी तरफ हमने क्या फिल किया था, उसमें सॉल्यूशन फिल किया था, और बीच में क्या लगा दी थी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या हो रहे थे, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे थे। तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए हमने मूवेबल पिस्टन से क्या किया, प्रेशर यहाँ पे लगाना स्टार्ट किया। प्रेशर की वैल्यू हम बढ़ाते गए, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, एक प्रेशर की वैल्यू ऐसी आती थी कि उस पर क्या हो जाए, आपका मूवमेंट रुक जाए, तो वो प्रेशर हमारा कहलाता था ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू ग्रेटर देन पाई है, यानी यहाँ पे जो आपने प्रेशर अप्लाई किया उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन पाई है, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट अब क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। और यही मूवमेंट अब हम क्या कहेंगे, यानी पार्टिकल अब क्या होंगे, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड मूव कर रहे हैं, यही मूवमेंट आपका क्या कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। तो लिखो इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन, ठीक है, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन osmotic pressure, then the flow of solvent molecule then the flow of solvent molecule then the flow of solvent molecule can be made to proceed can be made to proceed from solution towards pure solvent। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट हो रहा है, यानी क्या हो गया, रिवर्स डायरेक्शन में हो गया। यानी ये क्या है, जो क्या है, रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी ऑस्मोसिस। चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना, रिवर्स डायरेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी ऑस्मोसिस। यही मूवमेंट हमारा क्या कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो इसका यूज लिख लेना, क्योंकि जनरली ये नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में इसका यूज पूछा जाएगा। तो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, इसमें हम इसको यूज करते हैं। हाँ पृथ्वीराज, क्या मतलब है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में। सॉल्ट रिमूव करने के लिए
सी हाँ वाटर सॉल्ट का। रिमूव करने के लिए। यानी उस जो सी वाटर है उसको ड्रिंकेबल पर्पस में कन्वर्ट करने के लिए। तो डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर फॉर हाँ गेटिंग, यहीं पे लिख लो कंटिन्यू, फॉर गेटिंग फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट यूज है, नोट कर लेना।